मधु की शादी के बमुश्किल 2 साल ही हुए थे और उसके सपनों का उगना अभी बाकी था, जिन्हें वह अपने प्यार के आगे बिखेर देना चाहती थी। वह तो सबसे तालमेल बिठाने में लगी रहती, लेकिन मधु को मन ही मन एक चिंता सी लगी रहती थी कि कहीं उसके पति अजय और उसके बीच मम्मी जी की वजह से कभी ना खत्म होने वाली दूरियां पैदा ना हो जाए। क्योंकि अजय को हर हाल में अपनी मम्मी की हर बात सही ही लगती थी। यूं तो उसे ससुराल में रहने में कोई परेशानी नहीं थी। मम्मी जी, पापा जी उसका पूरा ख्याल रखते थे। अजय को अपने माता पिता से काफी लगाव और प्रेम था। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर जब से उसकी देवरानी संध्या आई है, तब से उसका जीना दुश्वार हो गया। मम्मी जी की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। वे कभी संध्या का सहारा लेकर मधु को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाती और कभी संध्या को मधु का सहारा लेकर नीचा दिखाती। मम्मी जी की इन हरकतों से मधु और उसकी देवरानी संध्या के बीच एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। वैसे भी तो यह उम्र कहाँ दाव पे जानता है। वह तो अजय के साथ बन रहे मधुर संबंधों में खोई रहती। वह अपने प्यार में अजय की बाहों में खो जाने को बेताब रहती। हद तो तब हो जाती जब सारा दिन वह मम्मी जी के तानों को झेलती और रात में अपने अजय के आने का इंतजार करती। मम्मी जी का बस चलता तो अजय को मधु के पास फटकने भी ना देती। मधु और संध्या के बीच खिंची लक्ष्मण रेखा दिनों दिन बढ़ती गई। खैर, संध्या तो महीने भर में देवर अभय के पास लखनऊ चली गई। पीछे रह गई मधु अपने बेटे वंश के साथ मम्मी जी के तानों के दंश झेलने के लिए। कभी कभी तो मम्मी जी उससे 2-2 महीने तक बात ना करती। डाइनिंग टेबल पर भी उनके संवाद मौन ही रहते। वो हमेशा मन महसूस कर रह जाती कि पता नहीं मम्मी जी किस बात पर बार बार उससे नाराज हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि मम्मी जी का रवैया उससे इतना रूखा क्यों है। जबकि उसकी देवरानी संध्या लखनऊ से आती तो मधु की ड्यूटी उसकी सेवा में लगा दी जाती। मम्मी जी का सख्त आदेश होता, देखो मधु, छोटी बहू संध्या कुछ दिन के लिए आ रही है, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। समय पर उसे खाना और रात को सोने से पहले गर्म दूध देना न भूलना। मधु को यह कभी बुरा न लगता कि उसे संध्या के लिए काम करना पड़ता है, पर वह यह जरूर सोचती कि काश मम्मी जी मुझ पर भी ऐसा प्यार दिखाएं। एक दिन अलस भोर थी, ठंडी हवा चल रही थी, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। मधु मठरी छान रही थी। मामी सास आने वाली थी, सो उनके बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर रख रही थी। अजय फोन पर किसी से बात कर रहा था और बार बार थैंक यू बोल रहा था। फोन रखकर बोला, मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है और हैदराबाद में पोस्टिंग मिली है। मम्मी जी की समझ में ना आया कि खुश हो या। वंश की प्यारी सी कुनमुनाहट से, अपने विचारों के उतार चढ़ाव से मधु वर्तमान में वापस आ गई। पास लेटे वंश को देखा। आज उसके चेहरे पर देव जैसी तेजी ना थी। जब वह सोता था तो बहुत प्यारा लगता था, पर आज बुखार की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था। बदन बुरी तरह तप रहा था। मधु वंश को गोद में लेकर दूध की बोतल बनाने लगी। तभी फोन घनघना उठा। उसके ससुर मोहन जी का फोन था। मधु ने फोन उठाया। हेलो मधु बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। प्रणाम पापा जी। वो वंश को तेज बुखार है, बड़ी मुश्किल से सोया है, सो मोबाइल बंद कर दिया था। ठीक है, तुम दोनों कब निकल रहे हो? क्या मेहमान की तरह आओगे? अगले हफ्ते से मंडप बांध दिया जाएगा। जी पापा जी, वो इनकी जॉब पे नई ज्वाइनिंग है तो छुट्टी मिलने में दिक्कत हो रही है। इतना सुनना ही था कि फोन कट गया। मधु समझ गई कि पापा जी ने नाराज होकर फोन काट दिया। उसके सबसे छोटे देवर विवेक की शादी है। लगभग सभी घर वाले, बुआ सास, चाची सास, गांव वाली मामी जी, शीला मौसी जी आ गई होंगी और उसके ना पहुंचने का उलाहना दे रही होंगी। अपने सोच से बाहर आई तो देखा कि वंश गोद में ही सो गया और मधु उसे वापस लिटाकर काम में लग गई।
कार्टन खोल खोल कर वंश का कुछ सामान ढूंढने लगी। सारे कार्टन खोल डाले पर सामान नहीं मिला तो वो खींचकर पैर पटक कर वहीं बैठ गई। अभी हाल ही में वे लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए थे। अजय को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जिस दिन यहाँ पहुँचे उसे दूसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। वंश की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो वो मधु की गोद से उतरता ही नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मधु ने दरवाज़ा खोला। उसके बिखरे बाल, चेहरे पर धूल, अस्त व्यस्त कपड़े देखकर अजय को हंसी आ गई। अरे, अंदर से मालकिन को बुलाना। क्या अजय, तुम मुझे बाई समझ रहे हो? एक तो सारा दिन काम करते करते परेशान हो गई। रुको, अभी बताती हूँ। सॉरी सॉरी मधु, मधु का हाथ पकड़ते हुए बोला। मजाक कर रहा हूँ यार। दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। मधु के दिमाग में ख्यालों का दरिया हिलोरे मार रहा था। पापा जी को कैसे समझाए कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तक साथ रहे तो अजय अपनी सारी सैलरी मम्मी जी के हाथ पर रखता था। ट्रांसफ़र के बाद नई नई गृहस्थी बसाने में जो छोटी मोटी बचत थी वह भी खर्च हो गई और अजय की सैलरी भी इतनी नहीं थी कि अतिरिक्त खर्च का बोझ उठा सके। ऊपर से छोटे देवर विवेक की शादी अचानक तय हो गई। गृहस्थी और शादी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करे, इसी में मधु परेशान रहती। बहरहाल मधु की असली परेशानी यह थी कि विवाह की तैयारी कैसे करे। चलो, अपने लिए तो जैसे तैसे मैनेज कर ले, पर घर आने वाली नई देवरानी के लिए क्या मुंह दिखाई का शगुन लेगी। वह उलझन में थी कि कैसे सब चीज़ों का इंतजाम करे, चादर काटे या पैर छोटे करे। मधु, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रही हो? अजय ने पूछा। अजय, तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो? अब तुम ही बताओ। जब सब लोग शगुन देंगे तो मैं क्या दूंगी? कुछ तो इंतजाम करो। मधु के पास पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ अजय बोला। मधु, तुम चिंता मत करो। मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा कि उनकी बड़ी बहू अपनी नई देवरानी को क्या देगी। कल जब मम्मी से रात को बात हुई तो कह रही थी कि किसको क्या देना है हम सब खरीद कर ले आए हैं। पर अजय, सोचो, अगर मम्मी जी ने ना लिया हो तो सारे रिश्तेदार मुझ पर ही ताना कसेंगे और उलाहने तो इतने देंगे कि पूछो मत। मधु रुआसी होकर बोली। खैर, अजय ने हमेशा की तरह उसे समझा दिया। मन में तो अजीब सी कश्मकश हो रही थी, पर अनमने ढंग से वह ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। ससुराल पहुंचकर मधु को अजीब महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों इस बार उसको सभी का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा लगा। चाची सास, बुआ सास, ननद सभी उसको इग्नोर कर रहे थे। छोटी छोटी बातों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अभी कल ही की बात थी। मंडप के नीचे सभी औरतें गाना गा रही थी। तभी मम्मी जी बोली, कोई तो चाय वाय का इंतजाम करो। मधु उठने ही वाली थी कि मम्मी जी बोली, तुम तो रहने ही दो। और शीला मौसी जी से बोली, जाओ बहना, तुम ही चाय पानी का इंतजाम करवाओ। मेहमानों से काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं। मधु चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। हद तो तब हो गई जब देवर के ससुराल से जो फल वगैरह आए थे वे सारे फल एक सुंदर सी टोकरी में थे। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। सभी को वह टोकरी बहुत अच्छी लगी। मधु ने बहुत उत्साह से मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, ये टोकरी मुझे दे दीजिए। मम्मी जी ने बड़े ताने कसते हुए बोला, क्यों, तुम इसका क्या करोगी? और पास खड़ी कामवाली को बड़े प्यार से बुलाया और बोली, यह टोकरी तुम रख लो। आती हूँ, कहकर मधु फौरन उस कमरे से बाहर आ गई। एक पल विचार आया कि अजय से बात करूं, पर अगले ही पल अपनी माँ की बातें याद आ गई, जिन्हें मन में बसाकर ससुराल में प्रवेश किया था। ससुराल में चार बातें सहकर रहना पड़ता है। अजय बोला, मधु, क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे कुछ टेंशन में लग रही हो। मधु ने कहकर बात को टाल दिया। शादी के दरमियान जितनी भी बातें हुई, मधु यह सोचकर टालती रही कि खाली बातों से क्या हासिल होगा। हर एक बात में मीन मेख निकालना तो मम्मी जी का स्वभाव हो गया है। खैर, शादी धूमधाम से निपट गई। दुल्हन घर आ चुकी थी। आज बहू के मुंह दिखाई की रस्म होनी थी।
मम्मी जी ने मधु को एक झुमका दिखाया और बोली, ये हमने बनवाई है, इसको संध्या बहू आने वाली नई बहू को मुंह दिखाई में देंगी। वाह, मधु के मुंह से निकला। संध्या मधु की मंझली देवरानी थी। जब मम्मी जी ने संध्या के लिए शगुन बनवाया है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी बनवाया होगा, ऐसा सोचकर मधु खुश और निश्चिंत हो गई। शाम गहराने के साथ ही रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया। गाना बजाना भी चल रहा था। सारे मेहमान एक साथ हॉल में थे। वंश परेशान कर रहा था तो मधु थोड़ी देर उसको लेकर अपने कमरे में आ गई। तभी मम्मी जी ने ननद रानी को भेजा कि जाओ बड़ी भाभी से कहो कि मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाए। मधु ने ननद से कहा कि मम्मी जी को यहाँ भेज दो। मम्मी जी तो नहीं आई, पर एक एक करके उसे कोई ना कोई बार बार बुलाने आ रहा था। मधु खूब मंसूबे बांधती कि अभी आ रही हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि खाली हाथ कैसे जाए। मम्मी जी सबके सामने क्यों उसे जलील करना चाह रही हैं। घबराहट और परेशानी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, घर की बड़ी बहू महारानी साहिबा नहीं आ रही हैं। हाँ, यही नाम दिया गया था जब वह ब्याह कर घर आई थी। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी नहीं है, सिर्फ लहजा बदलने से बहुत कुछ टूट जाता है। अजय भी पता नहीं कहाँ थे। अपनी मम्मी पर जो पूरा विश्वास था उन्हें, इसीलिए बेखबर अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे। आंखों में आंसू लिए मधु ने सामने आईने में देखा। उसे अपने गले में पड़ी सोने की चेन नजर आई। शादी के समय उसके पापा ने माँ की निशानी को आशीर्वाद के तौर पर मधु को दिया था। कहा था, बेटा यह तुम्हारी माँ की चेन है, वो इसे हमेशा पहने रखती थी। जब वह बीमार थी तो उसने यह कहते हुए मुझे अपने गले से उतार कर दे दी थी कि जब मधु की शादी हो तो उसे पहना देना। अब तुम हमेशा इसे पहनकर रखना, यह तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। तब से मधु ने इसे एक पल के लिए दूर नहीं किया। मधु की माँ उसकी शादी के कुछ ही दिन पहले चल बसी थी। चेन गले में पड़ी रहती तो मधु को लगता माँ दिल में बसी है और हर पल उसके साथ है। मधु निश्चिंतता के साथ अपने पल्लू को सिर पर रखती हुई मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने बैठक में पहुंची। मम्मी जी ने कहा, लो आ गई घर की बड़ी बहू, और संध्या को झुमका देते हुए बोली, मधु तुम पहले बहू का मुंह देख लो, क्योंकि तुम बड़ी बहू हो, फिर संध्या देखेगी। मधु के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे तो इस बात की तसल्ली थी कि मम्मी जी ने संध्या के साथ साथ मेरे लिए भी कुछ बनवा ही लिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मधु अवाक सी रह गई। यह लो मेरी तरफ से छोटा सा नजराना, कहते हुए मधु ने अपने गले में पहनी हुई माँ की चैन उतारते हुए नई नवेली दुल्हन को दे दी। उसने शर्माते हुए रख ली। क्यों मधु, कंगन भी तो बनवा सकती थी ना, मम्मी जी ने हमेशा की तरह ताना मारा। पर मधु मुस्कुराते हुए वहीं सबके बीच बैठ गई। अजय भी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। वह महफिल की रंगीनियों में हंसती हुई मधु को देखकर बोला, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे हैं और मुस्कुराती आंखों में जख्म गहरे हैं। कहकर उसने मधु का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बिना कुछ बोले अजय की आंखों ने मधु से बहुत कुछ कह दिया। अगले दिन सुबह ही अजय ने जाने की तैयारी कर ली और हमेशा की तरह मम्मी जी लाड दिखाते हुए बोली, इतनी जल्दी बेटा? अजय ने कहा, माँ ऐसा है ना, रिश्ते राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन की सीधी साधी पगडंडी पर चलते हैं। यदि रिश्तों में परायापन या घमंड आ जाए तो ये सब तो जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। माँ, आपने रिश्तों की मजबूत माला को बांधे रखने के बजाय खुद ही बिखेर दिया। आप तो उस माला का सबसे मजबूत मनका थी। अजय फिर आगे बोला, मुझे पता नहीं है कि आप मधु से हमेशा क्यों नाराज रहती हैं। वह आपको हर पैमाने से गलत लगती है। मैं अभी तक आपके साथ था, पर अब मधु के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। अब मैं उसको पल पल अपमानित होते नहीं देख सकता।
मुझे आज भी याद है कि आपने उसे महारानी साहिबा का दर्जा दिया था। इतना कहकर अजय मधु का हाथ थामकर गाड़ी में बैठ गया। मधु को लगा कि यह उसके धैर्य का फल है कि बिना कुछ कहे अजय सारी बातें समझ गए। उसे अजय का यूं उसका पक्ष लेना बहुत अच्छा लगा और माँ की चैन जाने का दुख जाता रहा। मधु आज भी जब भी अपनी देवरानी के गले में माँ की चैन देखती है तो उसे माँ की याद आ जाती है और सोचती है कि एक चैन के ना होने से क्या होता है। माँ का आशीर्वाद अपनी बेटी के लिए किसी सोने की चैन का मोहताज नहीं होता। फिर उसका पति तो उसके साथ है और यह सोचकर वह अपने मन को बहला लेती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। शिप्रा सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज वह माँ से मिलने जाना चाहती थी। रात को उनका फ़ोन आया था कि वे बीमार थी और उससे मिलना चाहती थी। बहू को जल्दी काम निपटाते देख उसकी सास शीला जी बोली, बहू कहीं जाना है क्या? तुम जल्दी काम निपटा रही हो। शिप्रा बोली, हाँ मम्मी जी, माँ की तबीयत खराब है, अतः उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अरे बहू, परसों रिया आ रही है, उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर इतना काम कौन करेगा? शिप्रा मन मारकर बोली, मम्मी जी, दीदी के रहने तक रुक जाती हूँ, फिर चली जाऊँगी। 2 दिन बाद रिया अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। बच्चों की फरमाइश का खाना नाश्ता, बड़ों की पसंद का अलग नाश्ता खाना, सारा दिन वह अकेली किचन में लगी रहती और रिया अपनी माँ के साथ एसी कमरे में बैठकर मनपसंद सीरियल देखते हुए बतियाती रहती। खैर जैसे तैसे वह गई तो शिप्रा ने 2 दिन बाद कहा, मम्मी जी अब मैं जाऊँ? हाँ, सुमित से पूछ लो, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। उसके पूछने पर सुमित ने अनमने मन से कहा, चली जाओ, किंतु 2-4 दिन में ही जल्दी लौट आना। माँ से काम नहीं होता है, वे परेशान हो जाएंगी। उसका मन बहुत ही दुखी हो गया। क्या मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती? वह कल जाने का मन बना ही रही थी कि शीला जी बोली, बहू कल तुम्हारे बड़े नंदोई जी काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, अतः मैंने रीता को भी कह दिया है कि वह भी साथ आ जाए। बड़ा मन कर रहा था उससे मिलने का, 3 महीने हो गए उससे मिले। शिप्रा आक्रोशित हो गई यह सुनकर। उन्हें तो 3 माह ही ज़्यादा लग रहे हैं। मेरी माँ तो 2 वर्ष से बुला रही है। क्या ये मेरा और मेरी माँ का दर्द नहीं समझती हैं? सास ससुर तो एक तरफ, कभी सुमित ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई कि साथ ले जाकर मिलाता। क्या मेरे माँ बाप से सुमित का कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे भाई बहन सुमित के कोई नहीं लगते? कभी उनसे सीधे मुंह फ़ोन पर भी बात नहीं करता। मैं तो उसके माँ बाप की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की सेवा के लिए लाई गई नौकरानी जो हूँ। मन में क्रोध की अग्नि जल रही थी, किंतु परिवार की शांति के लिए वह खून का घूंट पीकर रह गई और माँ के दिए संस्कारों के खातिर चुप रह गई। खैर 2 दिन तक फिर वही सब कार्यक्रम चला। चाय नाश्ता, खाना, घूमना फिरना। माँ बेटी खाना खाकर शॉपिंग के लिए निकल गई और वह काम निपटाकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। नंद के जाने के बाद आज फिर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। तभी ससुर जी बोले, अरे शिप्रा बेटा, मेरा एक दोस्त यहाँ से निकल रहा है, उसने मुझे स्टेशन पर मिलने बुलाया है, तो मैं सोच रहा था कि ताज़ा खाना साथ में लेता जाऊं। यह सुनकर आज शिप्रा का मन गुस्से से फूट पड़ा। आक्रोश की वजह से उसका मुंह लाल हो गया, हाथों की मुट्ठियां भी भीज गई। गुस्से में वह जोर से चिल्लाई, मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, जा रही हूँ अपने माँ से मिलने।
अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। तभी शीला जी बोली, ऐसे कैसे जाएगी जब तक सुमित नहीं कहेगा। उन्होंने फ़ोन करके तुरंत सुमित को बुला लिया। सुमित आते ही उस पर बरस पड़ा, ये क्या तरीका है मेरे मम्मी पापा से बात करने का, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज शिप्रा को कोई नहीं रोक पाया। वह बोली, तुम मेरे मम्मी पापा भाई बहन का कितना मान रखते हो, अब वही व्यवहार मैं करूँगी जो तुम्हारा घर मेरे घर वालों के साथ करता है। मैं जा रही हूँ। सुमित, जा तो रही हो, ध्यान रखना मैं लेने नहीं आऊँगा। वह बोली, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और अपनी मर्जी से आ जाऊँगी, मुझे किसी के ले आने की ज़रूरत नहीं। दोनों बच्चों को ले वह अपने बैग के साथ बुलाई गई कैब में जाकर बैठ गई और बढ़ गई अपनी मंजिल की ओर। शिप्रा के सास ससुर और पति मुंह ताकते रह गए, क्योंकि आज उन्हें सही जवाब जो मिल गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।